कुछ दिन पहले मणिपुर के एक जर्नलिस्ट को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साइट से एक नोटिस जारी किया गया था। अब ये जर्नलिस्ट एक फेसबुक लाइव डिस्कशन का पार्ट थे जिसमें नए आईटी रूल्स 2021 को लेकर कुछ नॉर्मल डिस्कशन चल रहे थे। अब उस नोटिस में क्या लिखा गया था? उस नोटिस में उस जर्नलिस्ट से सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो इस नए आईटी रूल्स 2021 का पालन करते हो, और साथ ही यह भी लिखा गया था कि अगर उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किए या ये डॉक्यूमेंट्स उस गाइडलाइंस को ओबे नहीं कर रहे हैं तो अगली बार बिना नोटिस दिए जो भी कदम ठीक हो वो उनके अगेंस्ट उठाया जाएगा। लेकिन वियर्ड चीज ये है कि दूसरे दिन उन सेम जर्नलिस्ट को एक और नोटिस भेजा जाता है और कहा जाता है कि पहले जो नोटिस भेजा है वो अब प्रभाव में नहीं है। स्ट्रेंज। नमस्कार, मैं हूं मौली स्वामी और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट। आखिर हमने द क्विंट की ये रिपोर्ट आपको क्यों बताई? क्योंकि ये जो नए आईटी रूल 2021 जो इतने कंट्रोवर्सीज में चल रहे हैं, जिसके ऊपर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ महीने पीछे ले चलते हैं। जून जुलाई 2020, ऐसा टाइम जब पूरा देश कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक से डील कर रहा था, जब लाखों की संख्या में मजदूर तपती धूप में सड़क पर चल रहे थे क्योंकि कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं उनके पास नहीं थी, जब कई ऐसे युवा थे जिन्होंने अपने रोजगार के साधन को खो दिया था। बस इसी टाइम में जब गवर्नमेंट को कुछ ऐसे ऑप्शंस लेने थे ताकि ये अनायोजित लॉकडाउन जो हुआ है इससे एक आम आदमी भी डील कर सके, पर इसके अलावा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक ऐसी मीटिंग बैठी थी जिसमें दुनिया भर की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में कुछ एग्जीक्यूटिव्स मिलकर डिस्कस कर लेते हैं और इसको गवर्नमेंट कम्युनिकेशन रिपोर्ट का नाम दे दिया जाता है। अब इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन मौजूद थे? इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और एस जयशंकर के अलावा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर और बाबुल सुप्रियो भी मौजूद थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो नए आईटी रूल्स आए हैं इसकी रोड मैप की प्लानिंग पिछले साल से ही शुरू हो गई थी। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही सिंपल सवाल है जो हमारा इन जीओएम से है। तो सबसे पहला सवाल हमारा स्मृति ईरानी जी से है, मिनिस्टर्स ऑफ टेक्सटाइल, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्मृति ईरानी जी कहती है कि गवर्नमेंट 50 नेगेटिव और 50 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक करेगी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ये जो ट्रैकिंग प्रोसेस है ये बीजेपी की आईटी सेल नहीं करेगी, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर करेगी। लेकिन उसमें उन्होंने यह नहीं बताया है कि अगर आप ये 50 नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद आखिर इनके साथ किया क्या जाएगा। ऐसी कुछ भी चीज इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं की गई है। दूसरा सवाल हमारा सूर्य प्रकाश जी से है जो प्रसार भारती के हेड है। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज करके अपने अधिकारों के जरिए उन यूजर्स के ऊपर कंट्रोल पा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये यूजर्स है कौन? क्या ये वही यूजर्स है जो सरकार की पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं? क्या ये वही यूजर्स है जो सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिला पाते? आखिर किस बैकग्राउंड पर हम ये तय करेंगे कि कौन सा यूजर सही है और कौन सा यूजर गलत है? अब मजे की बात यह है कि इस पूरे मीटिंग में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी थे जिन्होंने कलर कोडिंग के ऊपर भी बात उठा दी। उन्होंने यह कहा कि हम ग्रीन कलर फेंस सिटर्स को दे देंगे, यानी कि वो लोग जो न्यूट्रल है, जिनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, ना वो डिसएग्री करते हैं ना वो अग्री करते हैं। हम ब्लैक कलर उनको दे देंगे जो हमारी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, यानी कि जो हमारे अगेंस्ट है, और हम व्हाइट कलर उनको देंगे जो हमारे हिसाब से चले, यानी कि उनकी हेडलाइंस जो है वो हमारे व्यू पॉइंट के हिसाब से होनी चाहिए। तो इस प्रकार की कलर ग्रुपिंग भी इस पूरे मीटिंग में डिसाइड की गई थी। अब उसके बाद बात करते हैं हम रविशंकर प्रसाद जी के बारे में जो खुद लॉ मिनिस्टर है। उन्होंने यह कहा है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी कम्युनिटी बनानी चाहिए या ऐसी कुछ बॉडी बनानी चाहिए जिसमें एकेडमिशियंस हो, वाइस चांसलर्स हो या रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर्स हो, ताकि वो लोगों तक गवर्नमेंट की व्यू पॉइंट बता सके। या आप अगर इसको सिंपल टर्म में सोचे तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की सुर्खियां हैं वो एज इट इज लोगों तक पहुंच पाए।
इस मीटिंग में कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव्स भी थे जिन्होंने डिजिटल न्यूज मीडिया आउटलेट्स को लेकर कुछ बात की। हालांकि अब ये कानून बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि गूगल, प्रिंट, द वायर और स्क्रॉल जैसी ऐसी डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको ज्यादा सपोर्ट करता है, और उनका कहना यह है कि गवर्नमेंट की बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए हमें अपना खुद का अलग से इंडिपेंडेंट वेब पोर्टल बनाना चाहिए जिसकी हेडलाइंस हमारे हिसाब से पब्लिश हो। अब इस पूरी मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि इन सब के पीछे गवर्नमेंट की साइड से सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें कोई भी यूजर अपना ओपिनियन किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पोर्टल पर नहीं रख सकता, और खासकर वो ओपिनियन नहीं रख सकता जो सरकार के अगेंस्ट हो या सरकार की पॉलिसीज या सरकार की प्रोपेगेंडा को कहीं ना कहीं सवाल कर रहा हो। अब बात करते हैं आईटी रूल्स 2021 के बारे में, जो अब सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। तो मैं वापस से आपको एक बार पीछे ले जाना चाहती हूँ। दिसंबर 24, 2018 द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक कंट्रोवर्शियल मीटिंग हो रही है। अब ये कंट्रोवर्शियल मीटिंग आईटी एक्ट 2000 के अंडर एक सेक्शन आता है, सेक्शन 79, उसके अंडर जो भी रूल्स है उससे रिलेटेड चर्चा इस मीटिंग में हो रही थी। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए हाँ बोल दिया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, यानी कि ये जो नया रूल बना है ये ज्यादातर इंटरमीडियरीज पर फोकस करता है। अब इंटरमीडियरीज होती क्या है? दो पार्टी के बीच में जो एक बीच की पार्टी रहती है जो एज अ मीडियम यूज होती है, वो होती है इंटरमीडियरी। यानी कि फेसबुक आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एक इंटरमीडियरी है, क्योंकि इसी के थ्रू आपका जो भी मैसेज है वो आपके फ्रेंड तक पहुंच पा रहा है। अब इन इंटरमीडियरीज के पास खुद की भी कुछ इम्यूनिटी होती है। कैसी इम्यूनिटी? यानी कि अगर किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई यूजर कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डाल रहा है या कुछ भी ऐसा कंटेंट डाल रहा है जो वायलेंस क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे में उस यूजर की गलती होगी, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गलती नहीं होगी। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर ये नए आईटी रूल्स आ गए हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होगा वो इन इंटरमीडियरीज पर पड़ेगा और खासकर इनकी इम्यूनिटी पर पड़ेगा। अब कैसे, हम देखते हैं। अब सरकार ने ये 29 to 30 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है इसको ऑफिशियल गजेट के थ्रू लोगों तक पहुंचाया है। इस पूरे डॉक्यूमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स और आगे जितने भी डेफिनेशन यूज किए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताया गया है। सेकेंड पार्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको बताया गया है, और थर्ड में ओटीटी और डिजिटल न्यूज मीडिया से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताया गया है। अब इस पूरे ड्राफ्ट में कई तरीके के ऑफिसर्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे कंप्लायंस ऑफिसर। अगर आपको किसी भी प्रकार की कंप्लेंट है तो आप दर्ज कर सकते हैं, जो 24 घंटे के अंदर दर्ज हो जाएगी, और साथ ही 15 दिन के अंदर आपको उसका जो भी रिजल्ट है वो मिल जाएगा। एक ग्रीवियंस ऑफिसर भी रखा गया है और साथ ही एक नोडल ऑफिसर भी रखा गया है जो 24/7 इंडिया में जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब इतने सारे डिपार्टमेंट्स और इतने सारे ऑफिसर्स को रख दिया गया है तो इससे टैक्स लायबिलिटी भी हो सकता है बढ़ जाए। तो इंडिया में कुछ ऐसे इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स खासकर, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्टेबल नहीं है, जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। इसमें एक और टर्म यूज़ किया गया है जो हो सकता है कुछ यूजर्स के लिए गलत हो, डेटा रिटेंशन पीरियड। यानी कि अगर आप अपना अकाउंट डिलीट कर देते हैं तो 6 मंथ्स के लिए आपका जो भी डेटा उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है उसको सरकार एक्सेस कर सकती है। यानी कि 6 महीने तक आपका डेटा अकाउंट डिलीट होने के बाद भी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एज इट इज रहेगा। इस ड्राफ्ट में एक ऐसा रूल भी बनाया गया है जो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर सकता है। इसमें सरकार चाहती है कि अगर कोई भी ऐसा कंटेंट किसी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट हो जो ऑब्जेक्शनेबल है या कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज के अगेंस्ट है, तो उसमें वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में सरकार को बताए। यानी कि अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो एक नॉर्मल व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो आपके पास आता है किसी भी नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें अब सरकार को पता चल जाएगा कि इसका सोर्स क्या है। यानी कि सबसे पहले उस व्हाट्सएप मैसेज को
किसने स्टार्ट किया था। अब टेक्निकली देखा जाए तो कुछ ऐसे ऐप्स है जैसे व्हाट्सएप है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन की फैसिलिटीज है, यानी कि उस ऐप को खुद नहीं पता चलता कि दो यूजर्स के बीच में किस प्रकार का कॉन्वर्सेशन हो रहा है। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर अब ये नए रूल्स आ गए हैं तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली जो फैसिलिटी है वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। इस रूल में कुछ ऐसी भी चीजें लिखी है जैसे कि अगर आपका कोई भी कंटेंट है जो पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। अब ऐसी सरकार की कौन सी डिक्शनरी है जिसमें पब्लिक ऑर्डर का डेफिनेशन दिया है? हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक मैसेज सही लगे और दूसरे को वो सेम मैसेज गलत लगे। हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल है, जैसे तांडव सीरीज जो रिसेंटली आई थी, जिसके ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन उठे। कुछ सेक्शन के लिए उसमें कुछ गलत नहीं था, तो हम ये चाहते हैं कि इस ड्राफ्ट में मेंशन किया जाए कि सरकार के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है जो ऑब्जेक्शनेबल है, ऐसी कौन सी चीज है जो वल्गर है, और ऐसी कौन सी चीज है जो सरकार एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्योंकि होता ऐसा है कि अगर हम कुछ पोस्ट कर ले तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक सोशल एक्टिविस्ट हो या एक बॉलीवुड एक्टर भी क्यों ना हो, आपके घर पर रेड कभी भी पड़ सकती है। अब इन मिनिस्टर्स ने इस रूल में इमरजेंसी ब्लॉकिंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि आपके अकाउंट को अगर कोई इमरजेंसी हो तो सरकार ब्लॉक भी कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि किस प्रकार की इमरजेंसी। इसमें मल्टी रेशियल और मल्टी रिलीजियस कंटेक्स्ट के ऊपर भी कई प्रकार की चीजें लिखी गई है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि आखिर किस प्रकार के कंटेंट सेकेंड पार्टी को ऑफेंड कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें यह लिखा गया है कि अब ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल होगा ये जानने के लिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कौन सा कंटेंट वल्गर है या कौन सा कंटेंट गलत है। आखिर हम किस हद तक एक नॉर्मल ऑटोमेटेड टूल पर विश्वास कर सकते हैं? कुछ चीजें हालांकि इसमें काफी हद तक सही है, जैसे एज वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है, पेरेंटल लॉक बनाया गया है, लेकिन एक ये क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड कानून ऑलरेडी बन चुके हैं, फिर इस ड्राफ्ट को वापस से तैयार करने का क्या मतलब था? कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पिलर है जुडिशरी, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट की बात करें तो बिना किसी पार्लियामेंट्री डिबेट के इस लॉ को पास कर दिया जाता है। मतलब अब 11 लोगों की टीम ये डिसाइड करेगी कि देश की 130 करोड़ की जनसंख्या क्या देखेगी और क्या नहीं देखेगी। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम बन के रह गया है। अभी भी हमारे देश के लोगों ने उसको माइंडसेट नहीं बनाया। रिसेंटली दुनिया भर में डेमोक्रेसी की स्थिति पर नजर रखने वाला अमेरिका का एक एनजीओ फ्री हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उसने भारत का स्टेटस फ्री कंट्री से बदलकर पार्शियली फ्री कंट्री कर दिया है। अब हो सकता है कि इस वीडियो में हमने जितनी भी जानकारी आपको दी हो, कुछ लोगों के लिए वो सही ना हो, लेकिन आखिर ऐसे कब तक चलेगा कि एक इंसान एक नॉर्मल व्यू पॉइंट ट्रांसपेरेंट होकर यूजर्स तक नहीं रख पाए। हो सकता है हमारा ये वीडियो आगे जाके हट भी जाए, लेकिन अगर अभी तक आप हमारे ओपिनियन से कहीं ना कहीं सहमत होते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द भारत पोस्ट।